हाँ भाई, क्या हाल चाल। कंप्लीट हो गया भाई होमवर्क। निकालिए फटाफट। आई थिंक ग्रेविटेशन ही दिया था होमवर्क। यस। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। किसमें? 3 में डाउट है। द हाइट एट विच एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिकम्स अ g/9। ओके, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, ये पूछा गया है कि कितनी हाइट पे जाकर के जी की वैल्यू g/9 हो जाएगी। कल मैंने ये बताया था कि g अपॉन 1+h/r का होल स्क्वायर। ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ना, दिस इज g/9। जी से जी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ से आप लिखेंगे 1+h/r का होल स्क्वायर, दिस इज व्हाट? 9। द पॉइंट इज दिस, 1+h/r इज 3, तो h/r is 2, then what about h? 2r। क्या आंसर नहीं आ रहा है क्या? हाँ, वही सेम ही चीज लिखी है। वही लिखा हुआ है, उसी से तो लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6। On the surface of a star as a function of a radius of a star during a collapse। एक्चुअली कोलेप्स कर रहा है तो रेडियस कम हो रहा है। रेडियस क्या हो रहा है? कम। तो सरफेस पे तो आपको जी की वैल्यू पता ही है। सरफेस पे जी की वैल्यू क्या लिखते हैं? gm/r²। और आर की वैल्यू आप समझ पा रहे हैं, लगातार क्या हो रही है? कम हो रही है। जी की वैल्यू लगातार क्या होगी? बढ़ेगी। तो एक्चुअली में पहले यहाँ पर है कोई जी की वैल्यू, अब इसके बाद ये बढ़ेगी, तो ऐसे पीछे की तरफ जाएगा ग्राफ। क्यों पीछे गया, समझ में आ रहा है? अब तुम्हें लग रहा है आगे क्यों नहीं गया? अबे भाई रेडियस कम हो रहा है ना यार, तो एक्स एक्सिस पे रेडियस है, और मैं कहूँ एक्स कोऑर्डिनेट कम हो रहा है, तो ग्राफ आगे जाएगा पीछे जाएगा? पीछे ही। लेकिन पीछे जाते में वाई कोऑर्डिनेट बढ़ाना है, तो वो भी लिनियरली तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में आर तो है नहीं। क्या है? r²। आर भी होता तो भी ऐसे ही बढ़ता, तो हाइपर बोला होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हो गया क्या? हाँ, मैं सवाल समझो, सवाल नहीं समझे हो तुम। सूखे नशे का असर है। एक्चुअली में क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि हम एक पॉइंट से अंदर या बाहर जा रहे हैं। एक्चुअली हम जिस पॉइंट पर कैलकुलेट कर रहे हैं वही पॉइंट कोलैप्स करता चला जा रहा है। मतलब उस प्लेनेट का जो रेडियस है ना वही कम हो रहा है। जी की वैल्यू gm/r², लेकिन ये आर की वैल्यू लगातार कम हो रही है, तो सरफेस पे वैल्यू पूछी गई है। ऐसा नहीं है कि सरफेस से अलग अलग कहीं पॉइंट पे जा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। कौन सा? 7th में डाउट है। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द सेंटर। मेरे भाई माइनस लगाना भूल गए होगे। सेंटर में पोटेंशियल ही होता है, पता है ये बात? नहीं सॉरी, शेल है। शेल है तो 3/2 नहीं आएगा, जो सरफेस पे होता है वही आएगा। माइनस के gm/r। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बोला गया है कंप्रेस्ड टू हाफ ऑफ इट्स रेडियस। कंप्रेस हो गया, रेडियस हाफ हो गई, तो नया वाला पोटेंशियल v डैश। लेकिन इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे? तुम ये थोड़ी ना कहो बढ़ गया है, घटा है ना, क्योंकि मैंने बताया नेगेटिव भी तो आ रहा है, तो बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। नहीं समझे अभी भी? ओके नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये गेट को परमानेंटली तोड़ दो, खोल के रखवा देना, मैं बात कर लूंगा अभी, कह दूंगा साला लगा क्यों रखा है।
कोई मतलब तो है नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो गया क्या? उसका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। इसके बाद क्या था? भाई साथ ही साथ बनाते जाना, पता भी नहीं चलेगा, आज खत्म हो जाएगा चैप्टर, फिर तुम कहोगे अरे अभी तो शुरू भी नहीं किया है। वो तो मैं पहले दिन ही खत्म कर देता, लेकिन फिर वही वाली बात आ जाती, फिर तुम बाहर मार्केट में कहते देखो अब सिलेबस खत्म कराने के लिए उड़ा रहे हैं, इसलिए थोड़ा रुक गया था, लेकिन आज निपटा दूंगा। ठीक है। यस, क्वेश्चन नंबर 1। हाँ बोलिए। Calculate the distance from the surface of Earth at which above and below the surface acceleration due to gravity is same. अरे बेटा, अप्रॉक्स वाला फॉर्मूला थोड़ी लगा दोगे। अगर आप सरफेस से एच हाइट ऊपर गए, सरफेस से एच हाइट ऊपर गए, तो वहां पे जी की वैल्यू लिखोगे जी एम अपॉन आर प्लस एच का होल स्क्वायर। मैंने कल बताया था कि वो फॉर्मूला जो अप्रोक्सीमेशन वाला है -2h/r, वो सिर्फ तभी वैलिड है जब h बहुत छोटा हो, याद है? हर जगह फिट मत किया करो, ठीक है। और जब नीचे जाओगे, कहाँ जाओगे? नीचे, तो नीचे जाने पे वैल्यू क्या लिखोगे? जी एम अपॉन आर क्यूब इंटू आर माइनस डी। तो ये बोला गया कि जितना हाइट, हम ये बोला जा रहा है सरफेस से एच हाइट ऊपर जाए और एच हाइट नीचे जाए और हमें जी की वैल्यू सेम मिले, तो इसका मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं जो तुमने यहाँ डी लिखा ना, डी, ये भी क्या है? एच है। पहले तो ये समझो, ये है क्वेश्चन। यहाँ से क्वाड्रेटिक बनती है, अच्छे रूट्स नहीं आएंगे लेकिन सॉल्व हो जाएगी। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लोगे? क्यों क्वाड्रेटिक बनेगी, समझ में आ रहा है? बस खत्म हो जाएगा। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? दूसरा भी है, तीसरा दिया होगा, क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट द हाइट टू विच इट विल राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये तो बहुत टफ सवाल है, दोबारा ट्राई करो इसको, आज बताऊंगा उसके बाद दोबारा री अटेम्प्ट करना है इसको, एक टॉपिक बचा हुआ है अभी। चलो, हमारे पास एडिशनल एक्स्ट्रा टाइम तो काफी बच जाता होगा ना? ये सवाल पूछा ही क्यों मैंने? कितने घंटे पढ़ते हो तुम लोग? नहीं, मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हारा टाइम जा कहाँ रहा है भाई? क्योंकि देखो केमिस्ट्री तो घर जाके पढ़ने की जरूरत पड़ती नहीं होगी, है ना? अच्छा, मैथ्स मैथ्स तो तुम्हें कभी समझ आया ही नहीं, तो भाई बची फिजिक्स, और फिजिक्स में भी तुम इतने बिजी चलते हो, तुम यार मतलब सही तरीके से यूटिलाइज नहीं कर रहे। कम से कम तुम लोगों को 9 से 10 घंटे पढ़ना चाहिए भाई। कंप्लीट कितने घंटे? अच्छा, इतने घंटे सोते हो? नहीं, चेंज करो, जो जितने घंटे पढ़ते हो ना उतना घंटे सोया करो, और जितने घंटे सोते हो उतने घंटे पढ़ा करो। सिलेक्शन, ये सबसे बेस्ट रूल है। अच्छा, दोनों बराबर है क्या? तो कोई दिक्कत नहीं है, देखो बराबर ये, एक जिस दिन भी तुम्हें ये लगा करे कि थोड़ा सा गिल्ट फील होता है ना, एक बार बस ये चेक कर लिया करो उस दिन कि कितने घंटे सोए हो, कितने घंटे पढ़े हो, ठीक है? अगर नंबर ऑफ स्टडी आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्लीपिंग आवर, अगर ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए, ये रेशियो ग्रेटर देन 1 आ जाए, तो इसका मतलब है वेल एंड गुड, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। और अगर रेशियो लेस देन 1 आ जाए, तो भैया तुरंत समझ जाना कि भैया मक्कारी मार रहे हो, ठीक है? तो आज नेगेटिव चल रहा है।
देखा कहां तक पढ़ाया था। एक्स के वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है? ऐसा है, अब आपस में बातचीत बिल्कुल बंद और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। कल मैंने एक गिवन पार्टिकल को या किसी भी गिवन बॉडी को एक्सकेप कराया था फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अब मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सकेप कराने जा रहे हैं, लेकिन उस समय जिसको एक्सकेप करा रहे हैं वो अर्थ की सरफेस पे नहीं है, हवा में कहीं और है। मतलब हम बात करने जा रहे हैं एक्सकेप वेलोसिटी। जैसे मान लीजिए ये आपके पास अर्थ है और वो पार्टिकल जिसको एक्सकेप करा रहे हैं वो इनिशियली यहाँ से h हाइट ऊपर है। कितना ऊपर है? h हाइट ऊपर है। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि भैया अगर ये h हाइट ऊपर है, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ एक्सकेप वेलोसिटी फ्रॉम द ऑर्बिट। एक गिवन बॉडी h हाइट ऊपर, सपोज इस तरीके से एक ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रही है। हमने कहा कि इसको यहां से लॉन्च कर दो और गायब करा दो, एक्सकेप करा दो। एक्सकेप कराने का मतलब क्या हुआ कि अर्थ का जो ग्रेविटेशनल इफेक्ट है वो उसके ऊपर क्या हो जाए, खत्म हो जाए। तो मुद्दा ये है कि इस पॉइंट पर इसको इतनी एनर्जी दे दो कि टोटल एनर्जी जस्ट जीरो के बराबर हो जाए। बोले याद आ रहा है? टोटल एनर्जी जस्ट जीरो हो गई, क्या जस्ट एक्सकेप कर जाएगा? क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि इस मोमेंट पर अभी इसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी, तभी तो बाउंडेड है, तभी तो क्या है, बाउंडेड है। अगर इसकी टोटल एनर्जी इस मोमेंट पर जीरो हो जाए तो काम हो सकता है। तो हमने इसको वेलोसिटी दी, उस वेलोसिटी के बारे में हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ उस वेलोसिटी को देने के बाद इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगी हाफ एम वी स्क्वायर। और दूसरी बात करें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो लिखने का तरीका है, इसका पोटेंशियल यहाँ लिखो। बोलो लिखना आता है क्या? पोटेंशियल लिखने का तरीका जी मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ प्लस एच। ये है पोटेंशियल। क्या है पोटेंशियल? जी एम अपॉन आर। याद आ रहा है? इसको एम से मल्टीप्लाई कर दो। किससे मल्टीप्लाई कर दो? एम से। इसको कर दो जीरो के बराबर, इसको कर दो किसके बराबर? जीरो के बराबर। तो जैसे ही जीरो करोगे आप यहाँ से ऑब्जर्व कर पाए कि एम से एम क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जब आप वी ई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वी ई स्क्वायर बराबर क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। यहाँ से इसका कर दिया स्क्वायर रूट। क्या कर दिया? स्क्वायर रूट। अच्छा एक बात बताना, ये आर ई प्लस एच को देखते रहना जरा, कुछ चमत्कार होगा। स्मॉल आर लिख दूं, कोई तकलीफ? कि भैया स्मॉल आर का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, आर ई प्लस एच इज अ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। अच्छा एक बात बताना, यहाँ पर नीचे और ऊपर स्मॉल आर से मल्टीप्लाई कर दूं, सोचिएगा ध्यान से, नीचे भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया और ऊपर भी आर से मल्टीप्लाई कर दिया। सर ये सब क्यों करो, मुझे रिजल्ट याद है क्या लाना है, ठीक है। बेटा जरा ऑब्जर्व करना, ये कौन है? ये है ग्रेविटेशनल फील्ड, या इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ हाइट एच। बोलो यस और नो। तो भाई अपन तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2g इंटू आर। कोई नया फॉर्मूला नहीं है भाई, कल भी तो यही आया था, लेकिन बस फर्क कितना था कि कल सरफेस से लॉन्च किया था, तो भैया जहां से लॉन्च करोगे वहां का जी लिख दो, और जिस पॉइंट से लॉन्च किया उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर लिख दो। आज हमने लॉन्चिंग जो करी है वो सरफेस से करी है, ऑर्बिट से करी है, ऑर्बिट से करी है। तो जिस ऑर्बिट से लॉन्च कर रहे हैं उसका डिस्टेंस लिख दो। अब मुद्दा ये है कि हर बार एक्सकेप सेम थोड़ा ना आएगा। अगर एक सैटेलाइट एच हाइट पर है, कोई 3h हाइट पर है, तो सबकी एक्सकेप वेलोसिटी सेम आएगी, अलग अलग आएगी? अलग अलग आएगी, देख के भी समझ में। अगर तुम इस फॉर्मूले को ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो जो जितना ज्यादा दूर होगा उसका एक्सकेप वेलोसिटी उतना कम होगा, क्योंकि जो जितना ज्यादा दूर है उसका अर्थ के प्रति जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो उतना ही कम है, तो उसको भगाना आसान है। जो सरफेस पे बैठा है उसको भगाना इतना आसान नहीं, क्योंकि उस पर अट्रैक्टिव फोर्स मैक्सिमम होगा। क्योंकि आप खुद सोचिए, जो सरफेस पे बैठा है उस पर फोर्स सबसे ज्यादा लगेगा या नहीं लगेगा? तो इसका मतलब अपन ये कह सकते हैं सरफेस से जैसे जैसे ऊपर चलते जाएंगे तो एक्स के वेलोसिटी बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। नहीं आ रही बात समझ? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं सब बढ़ेगा ना, ये देखो यहाँ पे आर ऊपर, बगल में जी कांस्टेंट थोड़ी है, जी भी तो लगातार चेंज हो रहा है ना भाई। तो इस फॉर्मूले से धोखे में मत आ जाना कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर की पावर 1/2। देखना है तो यहाँ पे देखो, जस्ट गो विद फंडामेंटल, अपने आप समझ में आ जाएगा। बोलो क्लियर है बात? छाप लो जल्दी से फटाफट। कमेंट बाजी कम किया करो तुम लोग।
Next heading is motion of satellite around the planet. मेरा planet, इसका रेडियस rp, इसका मास है m। यहाँ पे एक सैटेलाइट, इसका मास है ms, और वो r रेडियस में घूम रहा है। एक प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमने कुछ एजम्पशंस लिए। हमने पहला एजम्पशन ये लिया है कि इन दोनों के अलावा इस सराउंडिंग में कोई और नहीं है, मतलब ये प्लेनेट और सैटेलाइट है। ऐसे तो आपको भी पता है इसके अलावा भी बहुत कुछ होगा इस ब्रह्मांड में, लेकिन हम बात कर रहे हैं सिर्फ एक प्लेनेट है और एक सैटेलाइट है। दूसरा, यहाँ पर हम ये मान करके चल रहे हैं कि इस प्लेनेट का जो शेप है वो परफेक्ट स्फेरिकल है, मतलब इट इज लाइक अ सॉलिड यूनिफॉर्म बॉडी। तीसरा, हम मान के चल रहे हैं ये सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। एक्चुअली में कोई भी एग्जैक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता नहीं है, ठीक है, सबकी इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है, लेकिन अपन ने ये अजम्पशंस लिए। क्या लिए? अजम्पशंस लिए। तो बाय डिफॉल्ट अगर कुछ भी नहीं दिया होता तो हम ये अजम्पशन मानते हुए ही सॉल्व करते हैं। अब मुद्दा ये कि सर अगर ये सैटेलाइट घूम रहा है तो इसे कौन घुमा रहा है? मान लीजिए जो सैटेलाइट चल रहा है इसकी स्पीड है v। कितनी है स्पीड? v। अब आपको पता है कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए फोर्स चाहिए, क्योंकि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, वो भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो उसके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। बोलो यस सर। अब एक्सेलरेशन है तो फोर्स होगा। फोर्स आया कहां से? जस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन, या हम कह सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लेनेट एंड सैटेलाइट। S is subscript for satellite, not sun, है ना, and P is subscript for planet। तो मुद्दा ये है कि इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा सेंटर की तरफ, और अगर कोई मुझसे पूछे उस फोर्स के बारे में आपके क्या विचार है, तो मैं कहूंगा G mp into ms अपॉन r स्क्वायर। दिस इज अ नेट फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर, और मैं जानता हूं फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। सिर्फ देखते जाएगा, सब कुछ पढ़ा हुआ है आप लोगों ने। आपको ऐसा लगेगा कि मैकेनिक्स का रिवीजन चल रहा है, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि मुझे भी नहीं आता इतना। अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या लिखूंगा? मास, मास किसका आएगा? जो घूम रहा है उसका, सैटेलाइट, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होगा? v स्क्वायर बटे r। देखना बेटा, ms से ms क्या हो गया? कैंसिल आउट। r से r क्या हो गया? कैंसिल आउट। यहां से अगर ऑब्जर्व करें तो v की वैल्यू क्या आ रही है? स्क्वायर रूट ऑफ g mp डिवाइडेड बाय व्हाट? r। यार जनाब अगर आप ऑब्जर्व करें तो ये वेलोसिटी आपने सैटेलाइट की निकाली है, लेकिन यहाँ पे जो वैल्यूज आ रही हैं इनको देखना जरा, जी mp अपॉन r। या मास ऑफ सैटेलाइट से क्या है? इंडिपेंडेंट। इस सैटेलाइट का मास अगर 100 गुना भी कर दिया जाए तो भी इस गिवन ऑर्बिट में वेलोसिटी क्या आएगी? सेम। इवन इसी बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर इस ऑर्बिट में दुनिया की कोई भी सैटेलाइट घूम रही है तो हर सैटेलाइट की वेलोसिटी सेम होगी। तभी तो सैटेलाइट आपस में टकराते नहीं है सेम ऑर्बिट में। वो लगता होगा ना कि एक ही ऑर्बिट में बहुत सारी सैटेलाइट तक घूम रही है तो ये टकराती क्यों नहीं है? क्योंकि सभी की स्पीड क्या है? सेम। तो मान लो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, और इनके बीच का ये एंगल कितना मान लो? 90। तो एंगल हमेशा ही क्या रहेगा? 90 रहेगा, क्योंकि अगर दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों का ओमेगा सेम है। तो लोगों ने कहा अबे यार इसका नाम वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट क्यों रख रहे हो? क्योंकि ये तो सैटेलाइट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो इस गिवन ऑर्बिट की प्रॉपर्टी है। क्योंकि फॉर अ गिवन प्लेनेट, इस ऑर्बिट में दुनिया की कोई भी सैटेलाइट अगर घूमेगी तो हर सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या आएगी? सेम आएगी। तो लोगों ने कहा एक काम करो, इसको आज का वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट मत बोलना, क्योंकि हर सैटेलाइट की वेलोसिटी क्या है? सेम। तो नाम बदल के इसका रख दिया गया, क्या पता है? ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या रख दिया गया? ऑर्बिटल वेलोसिटी। मतलब अगर आप किसी भी सैटेलाइट को इस गिवन ऑर्बिट में पार्क कराते हैं, मतलब लॉन्च करते हैं, तो गारंटी है वो इसी वेलोसिटी से घूमेगा। अब देखना जरा ध्यान से, एक काम और करते हैं, आर का डिवाइड और आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी समझ में आ जाएगा आपको। जी mp बटे आर स्क्वायर इंटू आर। ये क्या किया समझ पा रहे हैं आप लोग?
थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करिए। आपको शायद ये समझ में आ रहा होगा, Gm/r², ये किसी भी प्लेनेट की वजह से, या हम कह सकते हैं किसी भी स्फीयर की वजह से स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड लिखा हुआ है। बोले यस सर नो? तो क्या इस वैल्यू को मैं G लिख सकता हूं क्या? एक्सेलरेशन ड्यू टू दैट प्लेनेट। बोले यस सर नो? तो यार ये वैल्यू जो निकल के आ रही है वो कितनी आ रही है? √Gr। और इस ऑर्बिट की जो एस्केप वेलोसिटी है, कौन सी वाली? एस्केप वाली, वो कितनी आई थी? तो ये है V0 और ये है VE, दोनों सेम नहीं होते। इस ऑर्बिट में घूमना है तो इतना चाहिए, और इस ऑर्बिट को छोड़ के भागना है तो इतना चाहिए। अब भागने वाली तो ज्यादा ही चाहिए भाई, और वो भागने वाली जो है वो हमेशा √2 टाइम्स आएगी। कितने टाइम्स आएगी? √2 टाइम्स। मतलब अपन ये कह सकते हैं, यहां से एक रिजल्ट निकल के आ गया अपने सामने कि भैया ऐसा है कि एक्सकेप कराना है किसी को भी, तो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट में उसकी वेलोसिटी को √2 टाइम्स कर दीजिए। नोट कर लो, ज्यादा नहीं बताएंगे, झेल नहीं पाओगे, पगला जाओगे। तुम ही लॉन्च करोगे अगला? तुम खुद लॉन्च मत हो जाना, दिवाली पे करेंगे लॉन्च। हाँ भाई। ए भाई डाउट पूछ रहा है। √2 से कम है तो वापस लौट आएगा। अगर √2 से कम दोगे तो जाएगा तो है यहाँ से बाहर। देखो सिंपल सी बात है, अगर तुम उसकी वेलोसिटी चेंज करोगे तो अपनी ऑर्बिट चेंज करेगा। तुम्हें साफ साफ देख करके समझ में आ रहा होगा यहाँ पर कि अगर तुम उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी को देखो, Gmp/r है, जैसे जैसे बाहर जाता जाएगा उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम हो रही है क्योंकि r बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? r। तो अगर तुम उसकी वेलोसिटी बढ़ाओगे तो करीब आ जाएगा, और वेलोसिटी घटाओगे तो दूर चला जाएगा। वो सेट करेगा अपने हिसाब से। एक स्टेट में लिखना, orbital speed is independent of the mass of a satellite. Orbital speed is independent of the mass of a satellite. Next, it is a property of orbital radius and planet. It is the property of orbital radius and planet. तो भाई अब तक की कहानी में भले कुछ समझ में ना आया हो, लेकिन फॉर्मूला तो याद रखना पड़ेगा कि ऑर्बिटल स्पीड ये होती है। या तो ये याद रखो या ये याद रखो, कोई एक याद है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक। अब आता हूँ अगला, देखना स्टेटमेंट। अब एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछ ले भैया ये बताओ इस सैटेलाइट का ओमेगा क्या होगा, मैंने कहा गजब सवाल पूछ लियो यार, सैटेलाइट का ओमेगा लिखना है तो क्या लिखोगे? V/r। अरे हाँ या ना भाई? वेलोसिटी अभी तुम निकाल ही चुके थे, √Gm/r, और एक आर और अंदर चला गया तो मेरे हिसाब से r³ बन जाएगा। ये नहीं समझ आएगा ना क्यूब कहां से आ गया? वो आर अंदर जाएगा ना तो स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये ओमेगा आ गया। क्या आ गया? ओमेगा। इसे बोलते हैं एंगुलर स्पीड। किसने कहा अच्छा ये घूम रहा है तो एक चक्कर कितनी देर में पूरा करेगा? मैंने कहा बहुत ही आसान सवाल है भाई। अगर आपसे टी पूछा जा रहा है तो इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल आएगा 2024 जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ये नहीं पता किस शिफ्ट में आएगा, सुनिएगा ध्यान से। टी को बोला जाता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। क्या बोला जाता है? टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन। टाइम पीरियड लिखने का तरीका क्या होगा? 2 पाई घुमा ओमेगा एंगुलर स्पीड से, कैसे लिखा जा सकता है? तो यहाँ पे जनाब आप ऐसे लिखेंगे 2 पाई, ओमेगा की वैल्यू आपको दी हुई है, अरे दी हुई है क्या, उससे मार दिया डिवाइड। क्या मार दिया? डिवाइड। तो यहाँ आएगा स्क्वायर रूट के अंदर r³ और डिनोमिनेटर में क्या आएगा? G/m। याद रखिएगा ये जो मास है ये उसका नहीं है जो घूम रहा है, जिसके अबाउट घूम रहा है उसका मास, उसको ज्यादा इज्जत मिल रही है। जिसके अबाउट घूम रहा है, किसके अबाउट घूम रहा है? प्लेनेट के अबाउट। द पॉइंट इज दिस कि भैया एक बात तय हो चुकी है कि जो टाइम पीरियड है, कौन सा पीरियड? टाइम पीरियड, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है r⁻³ मोस्ट इंपॉर्टेंट।
सवाल लगातार इस प्रोपोर्शनैलिटी पे पता नहीं कितनी बार पूछेंगे, और इस बार फिर पूछा जाएगा, ये भी बता देता हूँ। कि T इज प्रोपोर्शनल टू R की पावर 3/2। याद रखिएगा R क्या है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक है। डिस्टेंस मत ले लेना सरफेस से, स्मॉल r का मतलब हमेशा रेडियस या हम बोल सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर होता है। फिर इस प्रोपोर्शनैलिटी का क्या करें, अरे करना कुछ नहीं है। मान लीजिए दो अलग अलग सैटेलाइट है, अलग अलग रेडियस में घूम रहे हैं, आपसे पूछा जाए टाइम पीरियड कंपेयर करिए, तो अपन लिख सकते हैं T1/T2 बराबर R1/R2 की पावर 3/2। सोचिए जरा क्या लिखा हुआ है। अगला फॉर्मूला काम का, जो तुम चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं याद करोगे तो मजबूरी बन जाएगी 2 दिन बाद याद करना, क्योंकि हर सवाल में फॉर्मूला यूज हो रहा होगा और तुमसे सवाल बन नहीं रहे होंगे, तो मजबूरी हो जाएगी तुम्हारे लिए कि ये फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा। अगर याद कर लें तो वेल एंड गुड, नहीं याद करेंगे तो वक्त के साथ अपने आप सीख जाएंगे, वक्त सिखा देगा तुम्हें। ज्यादा बड़ा डायलॉग बोल दिया क्या? गुड इवनिंग सर, वाह यार कितने अच्छे बच्चे हैं। चलिए, ये निकाला यहाँ से टाइम पीरियड, क्या निकाला, टाइम पीरियड। अब भाई जब बात चली रही है मोशन की, तो एनर्जी भी निकाल ही लेते हैं। अब एक सैटेलाइट अगर घूम रहा है तो उसके पास दो तरह की एनर्जी होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू द मोशन, और एक इंटरेक्शन की वजह से होती है कौन सी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई साहब आपका काइनेटिक एनर्जी के बारे में क्या विचार है, तो मैं कहूंगा देखो भाई काइनेटिक एनर्जी लिखनी है तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ एम ऑर्बिटल वेलोसिटी का स्क्वायर। अब देखना लिखेंगे कैसे, हाफ, दिस इज द मास ऑफ सैटेलाइट, ऑब्वियस सी बात है ये मास तो उसी का आएगा ना जो घूम रहा है। कौन घूम रहा है, सैटेलाइट, तो एम एस इंटू वी नॉट स्क्वायर, और वी नॉट की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, जी एम पी अपॉन आर। बोलो समझ में आया क्या? तो यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी, जी टाइम्स ऑफ एम एस एम पी अपॉन 2r। सर याद कर ले, नहीं बेटा याद मत करो, सिर्फ देखो। यह है काइनेटिक एनर्जी, क्या है, काइनेटिक एनर्जी। अच्छा अगर आपसे पूछा जाए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपके क्या विचार है, पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है तो इसका मतलब है हम यहाँ इंटरेक्शन वाली ही लिखते हैं, और इंटरेक्शन वाली पोटेंशियल एनर्जी लिखने का तरीका क्या होता है, पोटेंशियल मल्टीप्लाइड बाय मास। जिसका पोटेंशियल है उसका मास नहीं है, और जिसका मास है उसका पोटेंशियल नहीं है, लेकिन माइनस आएगा, क्या आएगा, माइनस। बोलो आएगा या नहीं आएगा? तो जरा बताइएगा एक प्लेनेट की वजह से सेंटर से बाहर किसी भी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल लिखना आता है, वही पोटेंशियल होता है जो एक पॉइंट मास का होता है। बोलो यस और नो, हवा लग रही है क्या? तो जल्दी से बताइए पोटेंशियल जब लिखने जाएंगे तो पोटेंशियल लिखेंगे माइनस जी एम पी बटे आर, और बगल में लिख देंगे एम एस, बगल में क्या लिख देंगे, एम एस। अगर तुम ऑब्जर्व कर पा रहे हो, समझदार हो, तो जरा ये देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, और जो तुम्हारी पोटेंशियल एनर्जी आ रही है वो यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि काइनेटिक एनर्जी में 2 का गुणा कर दीजिए, आगे माइनस लगा दीजिए। बोलो हाँ या ना? अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, किसकी बात करूं, टोटल एनर्जी, सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं टोटल एनर्जी की, तो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। क्या काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों पता है क्या? यार सिंपल सी बात है यार, पोटेंशियल एनर्जी को क्या माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी लिख सकता हूँ? तो भाई कहीं ना कहीं देख करके तुम्हें समझ आ रहा है क्या ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है, और अगर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का तो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्या उसकी वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें? जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिएगा माइनस ऑफ जी एम एस एम पी बटे कौन सा आ रहा है, क्या तुम्हें देख करके समझ आ रहा है कि टोटल एनर्जी आपकी पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव? क्या नेगेटिव आ रही है क्या? जितनी काइनेटिक है मैग्नीट्यूड उतना ही, लेकिन विद नेगेटिव साइन। बोलो यस और नो? याद रखिएगा ये यहाँ पे जितने भी रिजल्ट आपको बताए गए या आप देख करके समझ पा रहे हैं क्या क्या रिजल्ट सीखने को मिले यहाँ पे, टोटल एनर्जी बराबर माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, या फिर इसी को लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी बटे 2। आराम से सोचिए, कोई जल्दबाजी नहीं, ये हमेशा वैलिड नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ उस सैटेलाइट के लिए वैलिड है जो सैटेलाइट मूव कर रही है। अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है तो आप उसके लिए इन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। अब आप सोचिए
अगर कोई सैटेलाइट रेस्ट पर है, इस पर है रेस्ट पे, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी ना भाई। तो वहां पे तो ये सारे फंडे गलत। अब बात तुम ये थोड़ा ना बोलोगे कि काइनेटिक का डबल है, अब काइनेटिक जीरो तो क्या पोटेंशियल जीरो कर दोगे? नहीं, ये सबको याद होते हैं फॉर्मूले। लेकिन पॉइंट इज दिस, ये तभी वैलिड होंगे जब एक सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा है, और वो भी सर्कल में। इसमें सर्कल में। अब कोई सैटेलाइट रेस्ट कर रहा है तो तुम कह रहे हो टोटल एनर्जी ये लिख देंगे, अरे काइनेटिक तो जीरो है, और फिर तुम कहोगे टोटल जीरो। उस समय अगर रेस्ट कर रहा है तो टोटल तो वही होगा जो पोटेंशियल होगा। तो मैं यहाँ पे जो भी चर्चा कर रहा हूँ वो कोई एक जनरल स्टेटमेंट नहीं है, दिस इज अ स्पेशल केस व्हेन अ सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग अ ऑर्बिटल मोशन। अगर कोई सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रही है तो ये रिजल्ट वैलिड है। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब यहाँ पे देखने के बाद आपको क्या क्या चीजें समझ में आई वो सुनिएगा ध्यान से। मेरे से पूछा जाए भाई साहब ग्राफ ड्रॉ करिए, मैंने कहा किसका? कि भाई हम सरफेस से बाहर जा रहे हैं अप टू द इंफिनिटी, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी किस तरीके से वेरी करेगी। मतलब पॉइंट सुनिएगा क्या है। मान लीजिए सैटेलाइट है, इस सैटेलाइट को हमने अलग अलग ऑर्बिट में लॉन्च किया। एक बार एक ऐसी ऑर्बिट बनाई जो जस्ट सरफेस से टच करते हुए निकल रही थी, पर एक बार एक ऐसी ऑर्बिट बनाई जो इतनी दूर है कि उसको सरफेस दिखाई नहीं दे रही। मतलब कैपिटल आर से, कहां से? कैपिटल आर से लेकर के हम इंफिनिटी तक गए, और हर ऑर्बिट में हमने उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल को मेजर किया और उसका ग्राफ ड्रॉ किया गया। क्या ड्रॉ किया गया? ग्राफ ड्रॉ किया। यहाँ पर आपको काइनेटिक का एक्सप्रेशन देख करके क्या समझ में आ रहा है? मुझे ये बात समझ में आ रही है कि जनाब जैसे जैसे आपका आर बढ़ता चला जाएगा, क्या टोटल काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? यार तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उस सैटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी जब वो सरफेस के करीब होगी? क्योंकि सरफेस के करीब देखो, ये ग्राफ जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, पहली बात तो आर से, ठीक है। किताबों में यहाँ से शुरू कर देते हैं, मुझे नहीं पता कैसे कर देते, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि अंदर घुस जाएंगे प्लेनेट के, सरफेस से ही तो आगे जाओगे, अंदर कैसे ऑर्बिटल मोशन करवाओगे, ठीक है। तो ग्राफ तो आर के आगे से ही शुरू होगा। तो ये काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, क्योंकि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जनाब काइनेटिक एनर्जी, सुनिएगा ध्यान से, काइनेटिक एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। जैसे जैसे दूर जाते जाओगे, जो सैटेलाइट जितना दूर होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी उतनी कम होगी, होनी भी चाहिए। वहीं पर अगर आप इसी करस्पॉन्डिंग आप ग्राफ बनाना चाहते हैं टोटल एनर्जी का, किसका बोला मैंने? टोटल। अब एक कहां जा रहे हो? ठंड रखो। फिर तुमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया, यहाँ पर खिलाड़ी शानदार शतक मारने के करीब है, डिस्ट्रैक्ट कर देते, बैन कर दिया जाएगा इनको। हाँ सुने, अगर मुझे टोटल एनर्जी का ग्राफ बनाना है तो मैंने सुना है तुमने मैथ्स पढ़ रखी है यार, जो टोटल एनर्जी है क्या ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी है? माइनस लगाने का मतलब है क्या एक्स एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज बनाते हैं क्या? तो इसका मतलब टोटल एनर्जी का ग्राफ क्या कुछ इस तरीके का बनेगा क्या? लेकिन वहीं पर अगर आप पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, पॉइंट इज दिस, जब आप सरफेस से दूर जाएंगे तो काइनेटिक घटेगा लेकिन टोटल बढ़ेगा। टोटल बढ़ेगा, ऐसे मत देखो, सही बोला है मैं, क्योंकि आपका टोटल पहले नेगेटिव था और धीरे धीरे क्या हो रहा है? जीरो को अप्रोच कर रहा है। जब एक्सकेप करता है ना, एक्सकेप, तो टोटल जीरो होता है, और आपको पता है वो मैक्सिमम होता है। ये तो बिल्कुल तुम्हारी वाली कंडीशन है, नंबर जब जीरो आए तो लोगों की नजर में मिनिमम थे, लेकिन तुम्हारी नजर में मैक्सिमम थे, क्योंकि उससे पहले तो हमेशा नेगेटिव ही आए थे। मुद्दा वही है कि जब तक वो सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म कर रहा था, मतलब बाउंडेड था, क्या था? बाउंडेड, तब तक उस सिस्टम की टोटल एनर्जी नेगेटिव थी। और जब आप इंफिनिटी पे पहुंचे, मतलब अनबाउंडेड हुआ, तब जाके उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी? जीरो। तो काइनेटिक घटेगा लेकिन टोटल बढ़ेगा। इसी तरीके से अगर पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ बनाए तो पहले ये बताइए फर्स्ट में आएगा फोर्थ में आएगा? फर्स्ट में या फोर्थ में? फोर्थ में आएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी भी नेगेटिव है बिकॉज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्सेस, और वो इसके जस्ट नीचे ही चलेगा। चल क्यों नहीं रहा ये वाला जो ग्राफ है? इन ग्राफ पे भी 2-3 बार सवाल पूछे गए, सवाल बहुत ही दो कड़ी के सवाल। सवाल कैसे पूछे गए? ग्राफ दे दिए गए, पूछा गया कौन सा काइनेटिक है कौन सा पोटेंशियल का है। एक बार पढ़ लिया दिमाग में फीड हो जाएगा, दोबारा पढ़ने की कभी जीवन में जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर अपन को क्या क्या चीजें समझ में आई, ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। मैंने मान लीजिए यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर, ये वर्टिकल लाइन इन ग्राफ को 3 अलग अलग पॉइंट पर कट कर रहा है। तो अगर मैंने ये बोला कि ये वाली एनर्जी ई नॉट है, कौन सी है? ई नॉट, तो जनाब गारंटी है कि टोटल वाली क्या होगी?
जब बात करेंगे पोटेंशियल की तो वो होगी -k2E0। तो यहां से हमें सीखने को मिला कि जैसे जैसे ऑर्बिटल रेडियस बढ़ेगा, जैसे जैसे आप लार्ज ऑर्बिट में जाओगे, कहां जाओगे, लार्ज ऑर्बिट में जाओगे, तो गारंटी है कि आर बढ़ाने से जनाब आपका काइनेटिक एनर्जी घटेगा, टोटल एनर्जी बढ़ेगा और पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगा। सर क्या याद करें, एक चीज याद कर लो बस, क्या, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, और नहीं भी करोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सब सभी को याद होती है। तुम तो ये रिजल्ट याद रखो बस, ठीक है, और याद रखना दिस इज वैलिड ओनली इफ सैटेलाइट इज परफॉर्मिंग अ ऑर्बिटल मोशन। लिखो अंग्रेजी में लिखो। हाँ क्वेश्चन लिखिएगा। An artificial satellite, क्वेश्चन है, an artificial satellite moving in a circular orbit around the earth, moving in a circular orbit around the earth with a speed of find height of the satellite from the earth, find the height of the satellite from the surface of the earth, find the height of satellite from the earth's surface। एक सैटेलाइट है और उसकी जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है वो आपको ये दी हुई है, मतलब एक्सकेप का 1/2। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि वो जिस ऑर्बिट में घूम रहा है उसका डिस्टेंस सरफेस से क्या होगा। पढ़ लो, आंसर निकालो तुम। टू आर, सरफेस से आर थोड़ी ना, सरफेस से टू आर नहीं है। देखो यार अच्छा ये बताओ, ऑर्बिटल वेलोसिटी किसी भी गिवन उसमें क्या होगी, मानते हो इस बात को, यही तो होगी ना ऑर्बिटल, ठीक है। अब ये बोला है 1/2 ऑफ एक्सकेप। अब एक्सकेप में आपको बता दो वो कितना होगा, 2 GM, सरफेस से कर रहे हैं तो 2 GM पाया। बेटा ये फॉर्मूले याद होना चाहिए, ठीक है, ये आएगा एक्सप्रेशन। V0 ऑर्बिटल वेलोसिटी है जो कि सरफेस पर जो एक्सकेप है ना उसका 1/2 है।
कुछ लोग सोच रहे हैं थोड़ी देर पहले तो सर कह रहे थे कि जो एक्सकेप होता है वो √2 टाइम्स होता है, तो इस बार 1/2 कर दिया। अबे एक्सकेप कहीं और का है और ऑर्बिटल कहीं और का है। मैंने जो रिलेशन बताया था वो रिलेशन ये था कि जिस ऑर्बिट में घूम रहा है अगर वहां से एक्सकेप करोगे तो एक्सकेप वाली उस ऑर्बिटल वेलोसिटी का √2 होगा, लेकिन अभी जो एक्सकेप दिया हुआ है वो सरफेस का दिया हुआ है और ऑर्बिटल वेलोसिटी कुछ और है। तो दो अलग अलग वेलोसिटीज को लिंक किया जा रहा है। सवाल एकदम सही है, ठीक है, बस आप सोच नहीं पा रहे। ये जीएम से जीएम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पे आपके सामने 1/r इज इक्वल टू, ये बनेगा 2/4r। r की वैल्यू आएगी कितनी, 2r। r इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बट यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम सरफेस। तो आप जानते हैं ये होगा re प्लस h बराबर 2re। यहाँ से h की वैल्यू कितनी आएगी, r। आराम से सोचिए। दोबारा बताऊं, कुछ नहीं, ऐसी क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। अगला सवाल सुनना। एक प्लेनेट है, उस प्लेनेट के चारों तरफ एक सैटेलाइट घूम रहा है। पहले वो r रेडियस में घूम रहा था, फिर एक्सटर्नल सोर्सेज की हेल्प से उसका ऑर्बिटल रेडियस बढ़ा दिया गया। उसका जो ऑर्बिटल रेडियस है वो कितना कर दिया गया, 2r। ठीक, ऑब्वियस सी बात है, ये ऑर्बिटल रेडियस ऐसे नहीं बढ़ा है सडन, ये धीरे 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 बढ़ा होगा। ठीक है, पहले r में घूम रहा था, फिर किस में घूम रहा है, 2r में। क्लियर। यहाँ पे वही सब कुछ दिया हुआ है। मास ऑफ प्लेनेट mp है, मास ऑफ सैटेलाइट ms, ये सब दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। A part and the B part, work done by external agent to change the orbit. Work done by external agent to change orbit. दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप चेंज लिखना चाहते हो तो इनिशियल और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो सभी को याद होगा। अगर मैं आपसे पूछूं इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, क्या लिखोगे, G mp ms अपॉन r 2r। और अगर फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो G mp ms अपॉन 2 इंटू 2r। कुछ याद आ रहा है फॉर्मूला? नहीं याद आए तो पेज पलट के देख लेना। सवाल कराई इसलिए क्योंकि फॉर्मूले याद करो, चेंज निकालना है। तो ऑफ कोर्स दूर जाओगे तो काइनेटिक एनर्जी का चेंज नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि चेंज हमेशा लिखने का तरीका है फाइनल पहले, इनिशियल बाद में। दिस इज अ फाइनल एंड दिस इज इनिशियल। फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस के G mp ms बटे है 4। दिस इज अ चेंज। हवा लगी क्या? Okay, nice. Now come to the next question. Work done by external agent. How will you find the work done by external agent? अपन को एक ही चीज समझ आती है, क्या? वर्क एनर्जी थ्योरम। जब इसको हम यहाँ से यहाँ लेकर के गए तो इस पे एक्चुअली दो लोग काम कर रहे हैं, तो वो अपने आप थोड़ी ना चला जाएगा वो। तो यहाँ पे दो लोग काम कर रहे हैं, एक तो ग्रेविटेशनल पुल और एक एक्सटर्नल एजेंट जो इसे लेके जा रहा है। अब वो एक्सटर्नल एजेंट फोर्स कैसे लगा रहा है वो तो हमें भी नहीं पता, हमें फोर्स का वेरिएशन नहीं पता,
लेकिन फिर भी हम उसका वर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम, ऐसे फोर्सेस जिनके बारे में नहीं पता फिर भी उनका वर्क निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अपन लोग ये कहेंगे, ध्यान से सुनिएगा, बी पार्ट में मैं लिखूंगा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, नाइस, प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये बराबर होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुद्दे की बात ये, अच्छा एक बात बताना यार, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपको कुछ पता है क्या? ये कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होता है नेगेटिव ऑफ द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलो यस और नो। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू लिखोगे तो यहाँ लिखोगे माइनस ऑफ डेल्टा पीई। यार ये माइनस है, इसको उधर ट्रांसफर किया तो शायद आप समझ पा रहे होगे कि यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो है वो आएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको देख के लग रहा है दिस इज अ चेंज इन टोटल एनर्जी। याद मत कर लेना, फॉर्मूला याद कर लिया, ये चेंज तो हम निकाल ही सकते हैं। टोटल एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या? टोटल एनर्जी अगर आप लिखना जानते हैं तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, अगर ये निकालना है तो वैसे निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका जो चेंज है वो बराबर है किसके, माइनस ऑफ डेल्टा के ही। क्योंकि टोटल एनर्जी अगर कोई ऑर्बिट में घूम रहा है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है दिस इज द नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी का चेंज नेगेटिव ऑफ द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा एक चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकाल चुके हो क्या? तो यहाँ पर ये वर्क डन आ जाएगा पॉजिटिव का जीएमपी एमएस अपॉन 4। दोबारा बताऊं क्या? आराम से देखो, सिर्फ कैलकुलेशन है। मुद्दे की बात यहाँ से हमें क्या समझ में आई वो सीखना जरूरी है। एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पॉजिटिव है नेगेटिव है? देख लो, है पॉजिटिव है ना भाई। मतलब सिंपल सी बात है यार, आप यहां से उसे यहां तक लेकर के गए हो, आप ग्रेविटेशनल पुल के अगेंस्ट में लेके जा रहे हो, तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी तभी तो जाएगा वो। अगर आपने चंद्रयान 3 का लॉन्च और उसके आगे के मोशंस को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व किया हो तो आपने देखा होगा कि जब वो ऊपर गया उसको इतने दिन क्यों लग गए थे? बहुत दिन बाद पहुंचा था ना, ऐसा थोड़ी है कि आज शाम को लॉन्च हुआ सुबह पहुंच गया था। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जब वो घूम रहा था अर्थ के चारों तरफ तो उसका जो ऑर्बिटल रेडियस था वो धीरे धीरे चेंज हो रहा था। वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? चेंज हो रहा था। उसे धीरे धीरे एनर्जी मिल रही थी और वो उस एनर्जी को यूज करके अपना ऑर्बिटल रेडियस बढ़ा रहा था। मतलब अगर आपको ऑर्बिटल रेडियस बढ़ाना है, मतलब किसी भी प्लेनेट की सरफेस से दूर जाना है तो एनर्जी देनी पड़ेगी। सरफेस पर तो अपने आप आ जाओगे, लेकिन अगर आप यहाँ से इसके ग्रेविटेशनल पुल से बाहर जाना चाहते हो तो लगातार उसे एनर्जी मिलती रही और इससे धीरे धीरे उसका रेडियस बढ़ता रहा। नाउ कम टू द नेक्स्ट। यहाँ पर अभी हमने जो लॉन्चिंग करी है वो चलती हुई सैटेलाइट का ऑर्बिटल रेडियस चेंज किया है, आर से 2r किया है। मैं आपको ये कहूंगा कि एक सवाल है और इसको सवाल की तरह ही डील करें, इसके रिजल्ट को याद करने का बिल्कुल भी प्रयास ना करें। मैंने यहाँ पर जो भी फिजिक्स लगाई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं सोच सकते थे। मैंने सिंपल सा वर्क एनर्जी थ्योरम की एप्लीकेशन लगाई है। जब भी कभी भी किसी भी एक्सटर्नल एजेंट का वर्क पूछा जाए बिना दिमाग लगाए ऑलवेज यूज द वर्क एनर्जी थ्योरम। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट टूल, इसके अलावा कुछ यूज नहीं करना है। और यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट चेंज इन टोटल एनर्जी आ गया है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर बार आए। मतलब अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप हमेशा जनरल स्टेटमेंट लिखें, उस स्टेटमेंट को फॉलो करें और आगे बढ़ें। ठीक है, देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल क्या है सुनिएगा ध्यान से। इस बार एक सैटेलाइट यहां पे था इनिशियल, इट वाज एट रेस्ट, और अब यहां से इसे लॉन्च किया गया। रियलिटी में तो ऐसा ही होता है, किसी भी सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हैं, अगर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, नेचुरल की बात नहीं कर रहा, ठीक है, लाइक मून वगैरह, ठीक है, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है वो इनिशियली रेस्ट पे होगा। अब आपने सरफेस से लॉन्च किया, अब लॉन्च इस तरीके से किया कि आफ्टर सम टाइम आपने यहाँ पे कुछ और ऑब्जर्व हुआ कि ये h हाइट ऊपर और h की वैल्यू rp के बराबर है। यहाँ पे ये सैटेलाइट ऑर्बिटल मोशन परफॉर्म करना शुरू करती है। बीच की कहानी में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, क्योंकि बीच की कहानी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसकी फिजिक्स तुम अपने लेवल पर समझ नहीं पाओगे, उसके लिए इसरो जाना पड़ेगा। ठीक है, पॉइंट इज दिस कि इनिशियली यहाँ रेस्ट पे था और लॉन्च करने के बाद आफ्टर सम टाइम जब आपने देखा
तो ये एक स्टेबल ऑर्बिट में घूमता हुआ पाया गया, और जिस स्टेबल ऑर्बिट में घूम रहा था उस स्टेबल ऑर्बिट का रेडियस तो 2r है, लेकिन सरफेस से जो हाइट है वो क्या है, r है। क्लियर है क्वेश्चन? सवाल पूछा जा रहा है, सवाल लिखिएगा, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फाइंड द वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट to launch the satellite in the given orbit. हाँ भाई, अच्छा एक बात बताना मुझे, what you want to say about the initial kinetic energy? पक्का? What about the potential energy initially? इसको तो जीरो नहीं कहोगे ना? यहाँ तक सभी को समझ आ रहा है? ये तो आ ही गया होगा ना? ठीक है, अब बात करता हूँ व्हाट अबाउट द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनली तो ये ऑर्बिटल मोशन कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन। तो जब आप काइनेटिक एनर्जी लिखोगे तो क्या लिखोगे, जी एम पी एम एस अपॉन 2r, लेकिन r की वैल्यू भी क्या आएगी, 2rp। 2rp क्यों लिखा समझ आ रहा है? क्योंकि नीचे स्मॉल r आता है, लोग यहीं पर फैल जाते हैं, चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना। नीचे स्मॉल r है और स्मॉल r इज अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, तो यहाँ पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी है। व्हाट अबाउट द पोटेंशियल एनर्जी, वो आप लिखेंगे माइनस ऑफ जी एम पी एम एस बटे, नीचे क्या आएगा, आर या 2r। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब देखना ध्यान से, यहाँ पर मेरे से बोला गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय व्हाट, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वाली जो वैल्यू है ये होगा चेंज इन पोटेंशियल विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर लिखूंगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको तुम गलती से भी ना चेंज इन टोटल एनर्जी के बराबर मत करो, क्योंकि गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि अगर तुम पहली वाली सिचुएशन देखो और इस केस में अगर मैं तुमसे टोटल एनर्जी पूछूं तो अभी तुम्हारी टोटल एनर्जी माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं आएगी, क्योंकि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। लेकिन इनिशियली तो क्या है, रेस्ट पे, तो वो वाला फॉर्मूला मत लगा देना। तो यहां पर अभी तो टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो काइनेटिक जीरो है तो पोटेंशियल कितना है सिर्फ, तो टोटल तो यही है पोटेंशियल के बराबर। किसके बराबर, पोटेंशियल। अब लोग यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं वो बताता हूँ। ये देखा, फिर क्या लिखेंगे देखना, चेंज इन टोटल एनर्जी, और फिर चेंज इन टोटल एनर्जी में वही पुराना वाला फंडा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लेकिन वो यहाँ नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा, क्योंकि इनिशियली और फाइनली दोनों समय वो ऑर्बिटल मोशन नहीं करते। तो इनिशियल वाले वो रिजल्ट वैलिड नहीं है जो तुमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किए थे। इनिशियली वो रेस्ट पे था, और रेस्ट पे था तो उसकी काइनेटिक जीरो थी, लेकिन उसकी टोटल माइनस ऑफ काइनेटिक नहीं थी। तो सर क्या करें, कुछ मत करो, ज्यादा पेंटम बनने की जरूरत ही नहीं है। क्या ये दोनों चेंज अलग अलग निकाल लिए, तो बस यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल ये लिखा है, इनिशियल जीरो था, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का टर्म क्या लिखेंगे, जी एम पी एम एस बटे 4rp प्लस चेंज इन पोटेंशियल, फाइनल ये रहा, इनिशियल ये रहा, ये क्या आएगा, माइनस ऑफ जी एम पी एम एस बटे 2r प्लस जी एम पी एम एस बटे r। देख लो कितना आ रहा है 3 बटे
वाले सवाल और इस सवाल में कुछ देखिए, समझ में आया? ठीक है, इसलिए मैंने कहा था कि हमेशा जनरल अप्रोच फॉलो। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, जो आपके 2019 में पूछा था, 2022 में सेम क्वेश्चन पूछा। लोगों को एक बात याद थी कि फंक्शन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर चेंज इन टोटल एनर्जी। अब वो चेंज इन टोटल एनर्जी लगाते ही पहला ऑप्शन मैच करता है। चेंज इन टोटल एनर्जी में वो वही फंडा लगाते थे जो उन्होंने ऑर्बिटल में पढ़ा, और उससे आंसर आएगा गलत। इससे क्या आएगा आंसर? गलत है। इससे मैं आपको कह रहा था कि फॉर्मूला लगाना है अच्छी बात, लेकिन उसके टर्म्स एंड कंडीशन की वैलिडिटी को समझना चाहिए। जो फंडे तुमने याद किए, जो फॉर्मूले तुमने याद किए थे, वो फॉर्मूले सभी वैलिड थे। तो पहले क्या कर दिया ऑर्बिटल। बचपन से ऐसे हो, स्पेशल कोर्स किया है, स्पेशल ट्रेनिंग ले रहे हो लग रहा है। हाँ खड़े हो जाओ। मतलब अब यहाँ से आगे ले जाओगे, यहाँ से तो वो पुराना वाला सवाल ही होगा। अगर पहले से ऑर्बिटल में घूम रहा, बाद में भी ऑर्बिटल में घूम रहा, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो वो फॉर्मूले वैलिड है। लेकिन यहाँ पर क्या था कि पहले वो घूम नहीं रहा था, पहले वो रेस्ट पे था। तो रेस्ट पे था ना, तो टोटल एनर्जी इज नॉट नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी। बस ये फर्क। बढ़ू आगे बढ़ू। अगला सवाल देखना। अर्थ के सरफेस से एक पार्टिकल को आपने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्ट कर दिया, स्पीड दी है स्क्वायर रूट ऑफ GME अपॉन RE। M is the mass of Earth and RE is the radius of Earth। और पार्टिकल को अभी जब आपने प्रोजेक्ट किया है, तो जिस पॉइंट से प्रोजेक्ट किया है वहां से जो वेलोसिटी दी है ना, वेलोसिटी इज वर्टिकली अपवर्ड। वेलोसिटी कहाँ दी है? वर्टिकली अपवर्ड दी है। तो जैसे इसको प्रोजेक्ट करोगे ये ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ऊपर जाते जाते एक पॉइंट पे जाकर के कहीं पर पहुंचा, और ये उसकी जो हाइट है ये एच मैक्स। क्या है? एच मैक्स। ऐसा क्वेश्चन आया था अभी मॉड्यूल में, जो तुम मुझसे डाउट पूछे थे, मैंने कहा मैं नहीं बता रहा, तो यही क्वेश्चन था, मतलब इसी तरीके का था। सवाल पूछा जा रहा है फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। फाइंड द मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द पार्टिकल। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि बताओ कितना आसान सवाल दे दिया। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तो सर ने हमें काइनेमेटिक्स में सिखा दिया था, v²/2g। बताओ v भी दिया हुआ है और डिवाइड करने का आंसर आ जाएगा। क्या आपके कुछ ऐसे विचार हैं क्या? आपके विचार बहुत अच्छे लग रहे हैं मुझे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो काइनेमेटिक्स के फंडे थे ना, वो यहाँ नहीं लग पाएंगे। क्योंकि वहां पर जब बात करी थी ना, तो वहां पे अपन ने जी कांस्टेंट लिया था। तो ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में अगर तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि एक बार इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दें, तो गलती से भी मत। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब ये पार्टिकल मूव करेगा तो आज इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगा। सरफेस से जैसे जैसे ऊपर जाएगा ना, इसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगातार कम होता जाएगा। तो इस सवाल को कराने का मकसद ये नहीं है कि आंसर कैसे आएगा ये सिखाऊं, इस सवाल के माध्यम से ये बताना चाह रहा हूँ कि क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो वक्त के साथ सीखी जाएंगे। क्या नहीं करना है? यू डोंट यूज इक्वेशंस ऑफ मोशन इन द क्वेश्चंस ऑफ ग्रेविटेशन। सर हमें कैसे पता चलेगा? आज तो चलो ग्रेविटेशन पढ़ रहे हैं तो पता चल जाए। अरे भाई सिंपल सी बात है, जब बड़ी बड़ी बातें हो रही हो, सैटेलाइट, अर्थ, प्लेनेट, तो भैया समझ जाओ कि अपने को काइनेमेटिक्स के फंडे नहीं लगाने, इसके फंडे लगाने, ग्रेविटेशन के फंडे लगाने। तो मुद्दा यह है कि भाई ये तो नहीं लगेगा, तो फिर क्या करें? सबसे बेस्ट टूल इन क्वेश्चंस में जो मुझे लगता है, वो मुझे लगता है आइदर या तो आप बोल सकते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, या फिर इसी को थोड़ा एडवांस वे में बोलते हैं स्टाइल मार के मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन बोलने पे थोड़ा सा गुड फील आता है, ऐसा लगता है बड़े लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, ठीक है।
सर मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि जैसे उस इंसान ने फेंका, फेंकने से पहले की बात नहीं हो रही, फेंकने के बाद की बात हो रही। फेंकने के जस्ट बाद अगर मैं अर्थ और उस गिवन पार्टिकल को देखूं तो इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ कौन सा फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और हमें ये बताया गया था कि अगर किसी गिवन सिस्टम पर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का ही वर्क होता है तो सिस्टम की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा किया गया वर्क कभी भी लॉस नहीं होता। तो इन सवालों को सॉल्व करने का सबसे वन ऑफ द बेस्ट टूल जो है वो जो मुझे समझ में आता है, दिस इज अ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। जिस पॉइंट से लॉन्च किया गया उस पॉइंट पे, लॉन्च करने के जस्ट बाद की बात कर रहा हूं, लॉन्च करने से पहले की बात नहीं करूंगा, क्योंकि लॉन्च करने से पहले तो जिसने फेंका होगा उसने वर्क किया ही होगा, और जिसने भी फेंका होगा उसने जो फोर्स लगाया होगा वो थोड़ा ना कंजर्वेटिव होगा। यहाँ पे आपका इनिशियल पॉइंट कौन सा है? फेंकने के पहले या फेंकने के बाद? फेंकने के जस्ट बाद, और फेंकने में तो तुम बहुत माहिर हो, बोलो यस और नो। ठीक है, तो पॉइंट इज दैट कि आपका इनिशियल पॉइंट जो होगा वो फेंकने के जस्ट बाद होगा, और जो फाइनल पॉइंट होगा वो तो कोई भी हो सकता है। फाइनल पॉइंट यहाँ पे कौन सा होगा? भाई बोला मैक्सिमम हाइट, तो मेरे को एक बात समझ आ रही है, ये जब तक ऊपर जाएगा जब तक इसके पास वेलोसिटी है, तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो ये तो तय है कि उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। क्योंकि अगर तुम कह रहे हो ये मैक्सिमम है और तुम कह रहे हो वेलोसिटी जीरो नहीं है तो साला और ऊपर जाएगा। पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर इनिशियल पॉइंट फेंकने के जस्ट बाद और फाइनल पॉइंट यहाँ। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि सिस्टम की इनिशियल टोटल एनर्जी और सिस्टम की फाइनल टोटल एनर्जी दोनों बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अब बात करते हैं टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी is the sum of two energy, one is kinetic and another one is potential। तो काइनेटिक वाइनेटिक लिखना अपन को आता है, ठीक है। अब यहाँ वो फंडे मत लगा देना फिर से, ये मैं लिख दूंगा सर कौन सी, देखो सर टोटल एनर्जी माइनस जी एम पी एम एस। भाई पहले ही बता दूं कि ये सिर्फ और सिर्फ तभी वैलिड थे जब वो ऑर्बिटल मोशन, या कौन सी ऑर्बिट, कैसा मोशन, ये तो स्ट्रेट लाइन मोशन है, कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन। तो यहाँ पे टोटल एनर्जी लिखने का बिल्कुल गरीबों वाला ही मेथड लगाएं, जैसे गरीब लोग लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल। ये सारी बातें जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये चैप्टर है बहुत आसान, लेकिन फिर भी इस पर्टिकुलर चैप्टर में सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स के क्वेश्चन गलत होते हैं। रीजन क्या है? फॉर्मूले तो सबको याद होते हैं, लेकिन कोई भी फॉर्मूला कहीं भी फिट करने की आदत होती है, और फॉर्मूले उठा के इधर उधर पटकना शुरू किए तो मैं आपको बता रहा हूँ आपके आंसर नहीं आएंगे, बस कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे जब टोटल एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक अलग से लिखोगे हाफ, जिस पार्टिकल को फेंका उसका मास, इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जनाब वेलोसिटी का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? जी एम अपॉन आर। इसको क्या बोला जाता है? काइनेटिक एनर्जी। अगली जो एनर्जी है वो कौन सी है? पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो क्या लिखूंगा? माइनस जी एम ई इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाय आर। अच्छा ये समझ आया कैसे लिखा जा रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक थोड़ा बहुत पढ़े हो तो समझ पा रहे हो, बहुत अच्छा। अब आते हैं फाइनल एनर्जी। भैया फाइनल जिस पॉइंट पे पहुंचा उस पॉइंट पर आपके क्या विचार है काइनेटिक के बारे में? जीरो। व्हाट अबाउट टोटल? माइनस के जी एम ई एम अपॉन लिखूंगा आर ई प्लस एच। ये इक्वेशन लिखने में बहुत डरावनी होती है, तो लिखने के लिए एक बार के लिए आपको 10 से 15 सेकंड का थोड़ा सा पॉज लेके सोचना भी पड़े, लेकिन इनको सॉल्व करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि लिखने के बाद सारे टर्म भाई साहब कट जाते हैं। अगर तुम यहाँ पे ऑब्जर्व करो, ये जी एम ई जी एम ई जी एम ई ये सब कट गए, और ऐसा इस बार नहीं हर बार होता है भाई, है ना, क्योंकि हर बार जी भी आएगा और दोनों बॉडी के मासेस भी आएंगे, पोटेंशियल में भी आएगा और काइनेटिक में भी आएगा। तो ये इसकी बढ़िया चीज लगती है अपन को। तो यहाँ से आप अगर ऑब्जर्व करें तो भैया आपको समझ आ रहा होगा 1/2 आर ई माइनस 1 आर ई बराबर माइनस के 1 आर ई प्लस एच। माइनस लगाना मत भूलना, आंसर गलत आ जाएगा, सॉल्व कर देना कितना आ रहा है, उतना ही ऊपर जाएगा जितना अर्थ का क्या है? रेडियस। जैसे अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो वेलोसिटी दी है ना, ये जितनी एक्सकेप होती है ना, एक्सकेप उसका 1/√2 है। टफ है, यूपीएससी में पूछा जा सकता है। सरफेस पे जितना एक्सकेप है ना उसका हाफ है वो।
क्योंकि एक्सकेप में अंदर 2 आता था, क्या आता था 2। चलिए क्या हो गया इसको, ए, सर में दर्द हो रहा है, तो इसीलिए तो मना कर रहा हूँ, सू का नशा क्यों कर रहे हो। भाई नशा करने का शौक है तो ब्रांडेड लो थोड़ा सा। चले ऐसा क्या ले रहे हो कि 4 दिन तक नशा ही नहीं उतर रहा है, क्या कह रहे हो महंगा आता है, तो कर काय को रहे हो। जब आप अपना स्टैंडर्ड मेंटेन नहीं कर पा रहे हो तो मत करो ना, जरूरी है क्या, फोकस करो पढ़ाई पे। तुम लोग काफी एक्सपर्ट लग रहे हो इस फील्ड के। अच्छा जो काम कॉलेज में करने थे वो पहले ही कर लिए हैं तुम, इसलिए तुम अब ये सोचते हो अब कॉलेज आने की क्या जरूरत है। ओके नाइस नाइस, सोच आपकी काफी अच्छी है। क्या बेटा, तो शर्म नहीं आ रही बोलने में, इतने फ्री में पढ़ रहे हो तुम, ठीक है, एक्स में 3x का फायदा उठा रहे हो, ऑनलाइन ऑफलाइन सब मिल रहा है तुम्हें। कैपलर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्हें प्लानिटरी मोशन के बारे में थोड़ी बहुत चीजें समझ में आई, और उन्होंने अपने 3 लॉ दिए। तो जो 3 लॉ हैं वो प्लानिटरी मोशन के बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन देते हैं। हर लॉ अपने आप में एक नया लॉ है, और हर लॉ अपने आप में एक नई बात बता के जाता है। ठीक, प्लानिटरी मोशन का मतलब है सन के चारों तरफ जब प्लैनेट्स घूम रहे होते हैं, या हम कह सकते हैं रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वो कुछ स्टैंडर्ड्स रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस अपने हिसाब से कैसे भी चलेंगे, कि आज इधर जा रहे थे कल उधर चलेंगे, नहीं। ठीक, मतलब कुछ रूल्स है, या हम कह सकते हैं फिजिक्स के कुछ स्टैंडर्ड लॉज हैं जिसको हर प्लेनेट क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, और ये बात ऑब्जर्वेशन के बाद कैपलर को समझ में आई। तो ऑन द बेस्ड ऑफ द ऑब्जर्वेशन, क्योंकि लॉ का कोई मैथमेटिकल प्रूफ तो है ही नहीं, इट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, ऑब्जर्वेशन रीडिंग्स वगैरह को मेजर किया गया, उसके बाद आपके सामने यहाँ 3 लॉ प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिमाग मत लगाएगा ऐसा क्यों, क्योंकि ये दिमाग वो लोग लगा चुके हैं, उसके बाद आपको बताया जाता है। ठीक है, ऐसा है और इसके आगे सोचना है, इसके आगे सोचना है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, कैपलर्स का जो फर्स्ट लॉ है दैट इज अबाउट द लॉ ऑफ ऑर्बिट। फर्स्ट लॉ आपको ऑर्बिट के बारे में बताता है। मतलब वो ये कहता है कि कोई भी प्लेनेट जो है ना, वो सन के चारों तरफ जिस ऑर्बिट में घूम रहा होता है ना, वो एक इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। कौन सी ऑर्बिट होती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट होती है। और इस इलिप्टिकल ऑर्बिट का ऑफ कोर्स इलिप्स है, तो आपने पढ़ा होगा कि इलिप्स के 2 फोकाई होते हैं। तो इन 2 फोकाई में से किसी एक फोकाई पर आपका सन प्रेजेंट होगा। मतलब अगर ये इस तरीके से घूम रहा है तो यहाँ पर इसके 2 फोकाई होंगे, एक यहाँ पर एक यहाँ पर। तो हो सकता है कि इस फोकाई पे यहाँ पे सन हो, और जो प्लेनेट है वो इसके चारों तरफ इस तरीके से इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा हो। जब ये प्लेनेट इसके चारों तरफ घूम रहे होते हैं तो आज इनका डिस्टेंस सन से लगातार चेंज होता है। जब सन से इनका डिस्टेंस लगातार चेंज होता है तो एक बात तो तय है कि आज इनकी स्पीड कांस्टेंट नहीं रहेगी। इनकी जो स्पीड होती है वो भी लगातार क्या होती है, चेंज होती रहती है। यहाँ पर 2 पॉइंट है जिनके बारे में काफी डिटेल चर्चा रहती है और काफी खास पॉइंट रहे हमारे लिए। एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। ये वो पॉइंट है जो सन के सबसे करीब है, दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। और ये वो पॉइंट है जो सन से सबसे दूर है। इस पॉइंट का जो नाम होता है वो होता है पेरीहिलियन पॉइंट, या इसी को बोला जाता है पेरीजी।
और इसका नाम, स्पेलिंग हो सकता है गलत हो, ठीक है, इसका नाम होता है एपिलियन पॉइंट और इसको बोला जाता है एपोजी, ठीक है। नाम में अपन को क्या करना, अपन को तो बस ये पता होना चाहिए एपोजी और पेरिली, एपोजी और पेरिजी का मतलब क्या है। अब देखो याद आज तो ठीक है, याद कर भी लो, लेकिन 2 दिन बाद क्या होगा कि हो सकता है जो एपोजी है वो पेरोजी बन जाए, या जो पास में वो पी से स्टार्ट होगा, पी फॉर पास और पी फॉर पेरिलियन पॉइंट। ये भाई की सस्ती देसी जुगाड़ है भाई। तो इसलिए अब मुझे कभी भी, मैं भले नाम भूल जाऊं लेकिन फिर भी मुझे ये याद रहता है कि पास वाले पॉइंट को पेरिलियन बोलते हैं। अब जब पास वाला पेरिलियन है तो ऑब्वियस सी बात है दूसरा वाला का एपिलियन ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखिएगा फटाफट। ऑल द प्लैनेट्स, all the planets move around the sun, all the planets move around the sun in the elliptical orbit with sun is located, with sun is located at one of the foci of the ellipse, with sun is located at one of the foci of the ellipse। अब यहाँ पे एलिप्स की काफी सारी प्रॉपर्टीज जिनके बारे में हो सकता है आपने पढ़ा हो, ठीक है। जैसे ये, जैसे इस एलिप्स का, इसको बोला जाता है सेमी मेजर एक्सिस और ये सेमी माइनर एक्सिस। इसमें एक टर्म डिफाइन किया जाता है इसेंट्रिसिटी। एलिप्स पढ़ चुके हैं क्या? अच्छा मैं तो भूल गया, 12वीं पास हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे इसके सेंटर से जो फोकाई का ये जो डिस्टेंस होता है ना, चेक करिएगा, मेरे को ज्यादा कुछ आता नहीं है लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस है ए ई होता है, कितना होता है? ए ई होता है। ई इज इसेंट्रिसिटी। आई थिंक इसेंट्रिसिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज 1 माइनस बी अपॉन ए का स्क्वायर। क्या मैं सही लिख रहा हूँ क्या? चलिए, थोड़ा बहुत मैथ्स मुझे आता है। मतलब जब आप एपिहिलियन पॉइंट पर है, कहां पर है? एपिहिलियन पॉइंट पर है, तो ये डिस्टेंस मैक्सिमम होगा। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मैक्सिमम डिस्टेंस बताइए क्या होगा, तो मैं कहूंगा ए प्लस ए। यहाँ पे ए को बाहर कॉमन निकालेंगे, अंदर आएगा 1 प्लस। और अगर कोई आपसे पूछे मिनिमम डिस्टेंस बताइए, तो वो लिखेंगे ए माइनस ऑफ ए, जिसकी वैल्यू को हम लिखेंगे ए को बाहर निकाल के क्या, 1 माइनस। याद हो जाए तो ठीक है, नहीं भी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। इलिप्स की प्रॉपर्टी है। कई बार क्या होता है कि फिजिक्स के सवालों में इलिप्स की प्रॉपर्टीज का यूज कर लिया जाता है। रेदर देन टू गिव द मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस, तो हो सकता है आपको इसेंट्रिसिटी देते, सेमी मेजर और माइनर एक्सिस की लेंथ देते। अब हमें लगता है इसका क्या करें भाई मैथ्स में, ये तो मैथ्स में यूज होता है। एक्चुअली वो ये सब इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि इससे आप मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकाल सकते, क्योंकि मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के बाद अभी आपको आगे जाके पता चलेगा इन गिवन पॉइंट्स पे आप वेलोसिटीज भी निकाल पाएंगे। आपको ये जानकर के थोड़ा सा आश्चर्य भी हो सकता है कि जब वो इस पॉइंट के सबसे करीब होता है तो इस समय उसकी जो वेलोसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है, और जब वो इस पॉइंट से सबसे ज्यादा दूर होता है तो इस पॉइंट पे उसकी जो वेलोसिटी है वो मिनिमम होती है। ठीक, दैट वाज द फर्स्ट लॉ, दैट वाज द फर्स्ट लॉ। अब आते हैं नेक्स्ट लॉ पर। केपलर्स सेकंड लॉ। ये जो लॉ आपको बताने जा रहा हूं, दिस इज द मोस्ट यूजफुल लॉ एंड दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। दिस इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये लॉ आपके सामने किस चीज की बात करता है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले स्टेटमेंट ये कहता है कि जब कोई भी प्लेनेट इलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहा होता है तो उसकी एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। सर क्या नाम लिया? अभी समझ में आ जाएगा।
मैंने कहा एरियल वेलोसिटी मतलब dA बाय dt, और ये कांस्टेंट होता है और ये वैल्यू होती है L बाय 2m के बराबर। और यहाँ पे जो L लिखा हुआ है, ये L इज अ एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन। और मास क्या है, वो जो प्लैनेट घूम रहा है उसका मास, ठीक है। ये कह रहा है कि ये कांस्टेंट होता है। अब ये कांस्टेंट तो तभी हो सकता है जब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट हो। अब आपके जहन में दो सवाल चल रहे होंगे। पहला सवाल ये चल रहा होगा कि यार टीटी की वैल्यू L बाई 2m कैसे लिख दी, और दूसरा सवाल ये चल रहा होगा कि इसको कांस्टेंट क्यों बोल दिया। तो पहले तो इस बात को मैं बाद में प्रूव करूंगा कि L बाई 2m कैसे लिखा। पहले तो मैं ये बताता हूँ कि जब प्लैनेट घूम रहा होता है ना, तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्यों कंजर्व होता है। क्या एंगुलर मोमेंटम ये फिजिकल क्वांटिटी आपने पहले कभी सुनी है क्या? कहाँ पता था? रोटेशन में सुना था। चलिए आपको कम से कम ये चीजें तो याद है। यही बहुत अपने आप में बड़ी बात है कि आपको ये पता है कि आपने किस चैप्टर में पढ़ा है। लेकिन कभी घमंड नहीं किया। वही वाली स्टाइल है, तुम कह रहे हो कि मैंने भाई कभी पैसे का घमंड नहीं किया। क्यों? क्योंकि पैसा है ही नहीं भाई। हाँ ठीक है। सुनो ध्यान से, ठीक है। जब प्लेनेट घूम रहा होगा तो आपको पता है कि प्लेनेट जब घूम रहा है तो उस पर लगातार एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ड्यू टू द सन। और ये बात तो तय है कि जो फोर्स जो लगेगा वो हमेशा टुवर्ड्स द सन होगा। तो जब प्लेनेट यहाँ पे तो फोर्स ऐसे लगेगा, जब वो प्लेनेट यहाँ पे तो फोर्स ऐसे लगेगा। वो किसी भी पॉइंट पे हो प्लेनेट, ये फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द सन लगेगा, या हम कह सकते हैं टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सन लगेगा। ये तो समझ आता ही होगा। अब मैं अगर यहां पर इस पॉइंट के अबाउट आपसे ये पूछूं इस ग्रेविटेशनल फोर्स का टॉर्क बता दो, तो आपको पता है कि हर पॉइंट पर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन क्या इसी पॉइंट से पास हो रहा है। अगर मैं सेंटर पर बैठ गया तो लाइन ऑफ एक्शन हर एक मोमेंट पे इसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन फोर्स का टॉर्क सेंटर के अबाउट क्या है? जीरो। और ये आपको बताया गया था रोटेशन में कि अगर किसी गिवन फोर्स का टॉर्क जीरो हो जाए तो सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कंजर्व रहता है। तो आप यहां पर ये कह सकते हैं कि पॉइंट ओ के अबाउट भैया नेट टॉर्क जीरो होता है। और अगर नेट टॉर्क जीरो है तो इसका मतलब जनाब इनिशियल और फाइनल एंगुलर मोमेंटम किसी भी दो मोमेंट के बीच में निकाल लीजिएगा, क्या आएगा? सेम है। मतलब जब यहाँ पे ये पार्टिकल इस तरीके से घूम रहा होता है, तो पॉइंट इज दिस कि उसका एंगुलर मोमेंटम कभी चेंज नहीं होता। उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, उसका डिस्टेंस चेंज होगा, लेकिन एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कभी चेंज नहीं होगी, एंड दिस इज व्हाट? एंगुलर मोमेंटम। अब देखना, जब वो पार्टिकल इस पॉइंट पे होगा, जब ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, उस समय उसकी वेलोसिटी इधर होगी। मान लो इसको v2 बोला, क्या बोला? v2। और ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ने r2 बोल दिया। क्या बोल दिया? r2। तो आपने अगर एंगुलर मोमेंटम किसी भी गिवन बॉडी का निकाला हो इस पॉइंट के अबाउट, तो आप ऐसे लिखेंगे एम आर क्रॉस वी। और आर क्रॉस वी का मतलब होता है आर का वो कंपोनेंट जो वी के परपेंडिकुलर है, या वी का वो कंपोनेंट जो आर के परपेंडिकुलर है। स्पेसिफिक ये दो पॉइंट जिनका नाम आपने पेरीहिलियन और एपीहिलियन बोला है, इकलौते यही दो पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आर और वी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। इसके अलावा कहीं भी नहीं है। जरा आप ऑब्जर्व करिएगा मैंने क्या बोला, दोबारा से सुनिएगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर क्या ये पोजीशन वेक्टर है और ये वेलोसिटी है, क्या इनके बीच का एंगल 90 होगा? और जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लीजिए इधर है, क्या ये आर वेक्टर ये होगा? क्या यहाँ भी 90 होगा या नहीं होगा? इसके अलावा किसी और पॉइंट पे नहीं होगा। मान लीजिए जब वो यहाँ पे कहीं पर है तो उसका आर वेक्टर ये होगा और वेलोसिटी ये होगी, और ये देख के समझ आ रहा है कि एंगल 90 नहीं होगा। तो सुनना, अगर मैं आपसे ये कहूं मान लीजिए इस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी v है और ये डिस्टेंस r है, तो जब वो मूव कर रहा है तो इस पॉइंट पर जब है तो मैं आपसे कहा कि एंगुलर मोमेंटम लिखिए, तो आप एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे? एम v2 इंटू r2। थीटा नहीं आएगा क्योंकि साइन 90, लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है? 90, तो साइन 90 क्या है? 1। इस पॉइंट पे जब आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? एम v1 r1। सही चल रहा है क्या? अब आप ऑब्जर्व करना, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, m से m कट गया, v2 r2 बराबर v1 r1। तो यार जब r ज्यादा होगा तो v कम होगा, और r सबसे ज्यादा इसी पॉइंट पर है, तो इसीलिए इस पॉइंट पर वेलोसिटी क्या होगी? मिनिमम होगी। इसलिए यहाँ पे बताया था।
जब वो सबसे ज्यादा दूर होता है तो उसकी वेलोसिटी मिनिमम होती है, और जब करीब होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। और जब वो इस पॉइंट पे, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो एंगल क्या है थीटा, किसी और जनरल पॉइंट पे लिखोगे तो आपका लिखने का तरीका क्या होगा, एम वी आर, लेकिन v का वो कंपोनेंट लोगे जो r के क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो इस समय आप देख पा रहे हैं v और r के बीच का एंगल थीटा है, तो v का वो कंपोनेंट क्या आएगा, v cos थीटा है साइन थीटा, साइन थीटा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एम वी साइन थीटा इंटू आर। ध्यान से सुनिएगा, एक धोखा हो चुका है लो के साथ। यहाँ पे जो r लिखा है ये r, ये r डिस्टेंस फ्रॉम द सन है, दिस इज नॉट द रेडिया ऑफ कर्वेचर, this is not the radii of curvature, radii of curvature is the property of the curve। इलिप्स के हर पॉइंट का रेडिया ऑफ कर्वेचर सेम होगा, अलग अलग होगा, अलग अलग होगा। हाँ, अगर ये सर्कल होता, क्या होता, सर्कल होता, सर्कल के केस में आप रेडिया ऑफ कर्वेचर बोलो या डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है, क्योंकि वो कर्व ही इस तरीके का है कि हर पॉइंट का रेडिया ऑफ कर्वेचर क्या आता है, सेम आता है। लेकिन इलिप्स के केस में हर पॉइंट का रेडिया ऑफ कर्वेचर सेम नहीं होगा। तो आपने जो ये आर निकाला है, इसको रेडिया ऑफ कर्वेचर नहीं कह सकते। रेडिया ऑफ कर्वेचर का मतलब क्या होता है, रेडिया ऑफ कर्वेचर का मतलब है मैं एक ऐसा स्फीयर लेके आऊं या एक ऐसा सर्कल लेकर के आऊं जो यहाँ परफेक्टली फिट हो जाए। क्या हो जाए, परफेक्टली फिट। मतलब परफेक्टली फिट होने का मतलब जब मैं उसको फिट करूं तो ऐसा लगे कि वो इसी का हिस्सा है, तो वो होता है रेडिया ऑफ कर्वेचर। और यहाँ अब तुम्हें पता है कि एक इलिप्स में ये और ये सिमेट्रिकल होगा, होगा या नहीं होगा। तो इस पॉइंट का रेडिया ऑफ कर्वेचर और इस पॉइंट का रेडिया ऑफ कर्वेचर तो सेम है। एक बार यही क्वेश्चन पूछा गया कि कमेंट ऑन द रेडिया ऑफ कर्वेचर, तो लोगों ने कहा ऑफ कोर्स ये वाला ज्यादा होगा, रेडिया ऑफ कर्वेचर तो क्या है, सेम है, ज्यादा तो क्या है, डिस्टेंस है। सर्कल के केस में लोचा नहीं होता था, क्योंकि सर्कल के केस में इस सर्कल का सेंटर हमेशा इधर ही आता था। बोलो यस और नो, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, जिसमें मेजर और माइनर एक्सिस दोनों क्या हो जाती हैं, बराबर हो जाती हैं। तो बी केयरफुल। यहाँ पर जो लिखा है ये ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि मैं अगर आपसे ये पूछूं यहाँ पर इसकी वजह से फोर्स बताओ कितना लग रहा होगा, जी एम स्मॉल एम, ठीक है, अपॉन R2 का स्क्वायर, ये तो सबको आता होगा, फोर्स तो इतना ही लगेगा ना। इसका फील्ड इंटू मास, ये बराबर क्या लिखोगे, एम वी स्क्वायर बटे आर, लेकिन ये आर नहीं आएगा, क्योंकि एम इंटू ए सी में, एम इंटू ए सी में ए सी होता है वी स्क्वायर बाय आर, लेकिन वो आर होता है रेडिया ऑफ कर्वेचर। अच्छा सर, आज से पहले फंसे इसलिए नहीं थे क्योंकि आज से पहले तुमने चर्चा करी थी सर्कल में, तो तुम्हें पता भी नहीं होता था तो भी निकल जाते थे, लेकिन आज फंस जाओगे, यहाँ नीचे R2 आएगा या आर आएगा, आर आएगा। और ये आर क्या होगा पता है सर, ये क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहा हूँ कि जीवन में गलती से भी ये वाली इक्वेशन यूज करने की सोचना भी मत। अगर कभी भी ऐसा सवाल आए और इस पॉइंट पे वेलोसिटी पूछी जाए तो लोग क्या सोचते हैं, एक लाइन में निकाल दूंगा मैं, तो क्या करते हैं सर, हट गए, आ गया। पॉइंट इज दिस कि ये वाला आर और ये वाला आर दोनों आर सेम नहीं, तो नेवर ट्राई टू यूज एफ बराबर एम ए इन द इलिप्टिकल मोशन, क्योंकि आपको रेडिया ऑफ कर्वेचर तो पता ही नहीं। अब कैसे निकालू, अब तुम बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के विद्वान हो तो निकाल तो सकते हो, क्योंकि सर्कुलर मोशन में रेडिया ऑफ कर्वेचर का एक फॉर्मूला बताया था, जो तुम्हें याद तो नहीं होगा, लेकिन तुम्हें ये पता था, कुछ बड़ी सी चीज बताइए, कुछ ऊपर डबल डेरिवेटिव, नीचे 1+dy/dx की पावर 3/2, कुछ याद आ रहा है। अगर उस लेवल की मैथ्स आती है तो शायद निकाल भी लो, लेकिन सिंपल सी बात है कि आज के बाद एफ बराबर एम ए गलती से भी यूज मत करना इन केस ऑफ इलिप्टिकल मोशन, क्योंकि अब तुम खुद सोचो, अगर तुम ये यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो यहां से तो वही आंसर आ जाएगा जो सर्कल में आ रहा था, लेकिन ये सर्कुलर मोशन है, इलिप्टिकल मोशन है, इलिप्टिकल मोशन। तो एफ बराबर एम ए यूज नहीं करना, ये सिखा रहा हूं, क्या यूज करना है वो तो वक्त तुम्हें सिखा ही देगा। बोलो क्लियर है क्या, नोट कर लीजिएगा। अभी बात करेंगे रियल वेलोसिटी की, जितना पढ़ा है उतना सीख लो, चलो।
भाई का मेमोरी लॉस हो गया भाई, लॉस हो चुका है, लॉस। टाटा बाय बाय, खत्म खत्म। सर ये कौन, वो कहाँ कहाँ गया वो, तंदूर का है। मैं आवाज से तो मैं समझ गया था तुमने क्या बोला, धीमे बोलो, यहाँ तक आवाज आ रही है। कॉलेज में जब पहुंच जाओगे तो मुझे लगता है सीनियर तुम्हारी रैगिंग चलेंगे, तुम सीनियर के भी। अरे मुझे एक इसी एक मुझे किस्सा याद आ गया, सुनना चाहोगे? एकदम एक्टिव। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो आर है ना, ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं है। हाँ, किस्सा ये था, सुनना भाई। भाई का जलवा देखो क्या हुआ कि अभी लास्ट मंथ मतलब जिन लोगों का सिलेक्शन वगैरह हो गया उनके कॉलेजेस स्टार्ट हुए, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट हुआ मतलब। तो मेरा एक स्टूडेंट था जिसका वो एनआईटी तिरची में गया है, ठीक है। तो वो कोटा से ही है, मतलब उसका जो होम टाउन है वो क्या है, कोटा ही था, ठीक है। तो वहाँ पे वो ऐसे ही जा रहा होगा अपने कैंपस में, उसको 2 या 3 ही दिन हुए थे कैंपस में, तो उसको कोई सीनियर मिल गया। अब क्या होता है शुरुआत में सीनियर थोड़ा सा परेशान तो करते ही हैं। तो उसने बोला, ए इधर आओ, कहाँ से पढ़े हो? तो उसने कहा कोटा से, है ना। तो उसने बोला कि कुछ बताओ यार अपने बारे में, बढ़िया सा कुछ बताओ, ठीक है। तो उसने बोला कहाँ के रहने वाले हो? तो उसने कहा कोटा के। कह रहा है भाई इसमें नया क्या है? ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है तुम्हारा, ठीक है, इसको बार बार बता रहे हो तुम, ठीक है। वो कहता है कि जितने यहाँ पे स्टूडेंट आते हैं उसमें से 50 to 60% स्टूडेंट तो वैसे भी कहाँ से होते हैं, कोटा से ही होते हैं। ऐसे ही होता था, हम भी जब गए थे तो आधी जनता कोटा से ही होती थी वहाँ पे, ठीक है। तो उसने कहा अबे ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, कुछ और बताओ यार, मजेदार बात। तो ऐसे ही थोड़ा सा डिस्कशन होने लगा। तो क्या हुआ कि जो जूनियर था उसको क्या लगा कि ये मेरे साथ का ही है, मतलब उसे ये एहसास नहीं हुआ कि ये क्या है, सीनियर। तो 1-2 मिनट तक तो इज्जत से बात करी, उसका कहता चल चल निकल, क्योंकि उसे लगा कि वो जबर, ऐसा होता नहीं है साथ के किसी के मजे ले लो। तो उसे यही लगा कि भाई कोई साथ का ही है, फर्स्ट ईयर में ये भी कोई नया ही आया है और बताओ जबरदस्ती मजे ले रहा है। तो उसने क्या हुआ, 1-2 मिनट के बाद उसने थोड़ा सा बहसबाजी कर दी, कहता ऐसा है निकलो। अब भाई ईगो वाली बात आ गई भाई, है ना, कि अब तो गए निपटे। तो उसने कहा अबे अभी रुक जाओ तुम्हें बताते हैं ये वो, है ना। तो ऐसे ही फिर थोड़ा सा डिस्कशन शुरू हुआ, तो पता नहीं कहाँ से डिस्कशन आया, उसने पूछा और किससे पढ़े हो कोटा में, ठीक है। तो वो मुझसे पढ़ा हुआ था। तो अब आगे की कहानी इंटरेस्टिंग है, अभी कहानी शुरू नहीं हुई है। तो उसने कहा, उसने बताया फिजिक्स में, बात ऐसे शुरू हुई थी, उससे फिजिक्स का कुछ सवाल पूछा गया। तो उसने पूछा किसने पढ़ा है, तो उसने फिर मेरा नाम लिया। अब जब मेरा नाम लिया तो जो बंदा उस समय उसकी रैगिंग ले रहा था वो मुझसे पढ़ा है, लेकिन उसने कभी मुझे से इंटरेक्शन नहीं हुआ, जस्ट मतलब वो कोविड के समय में पढ़ा हुआ है। तो वो सिर्फ ऑनलाइन पढ़ा है। कैसे पढ़ा है, ऑनलाइन। या उसने मेरे लेक्चर्स वगैरह देखे हुए, लेकिन वो कभी मिला नहीं मेरे से, कभी मिला नहीं। जैसे उसने नाम सुना, अबे तुम उनसे पढ़े हो, भाई का जलवा समझ रहे हो। अब जो मुझसे पढ़ा है उसने कहा तो कौन सी बड़ी बात है? तो उसने बोला कि चल भाई तुझे छोड़ दूंगा अगर तू बात करवा दे, है, क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसको तो ये लगता था कि कभी पता नहीं नंबर, उसने कहा अभी करवाता हूँ, उसने तुरंत फोन लगा दिया। उसके पास फोन नंबर, तुरंत फोन लगा दिया, जैसे तुम लगाते तो कभी भी रात के 1 बजे, और सर। अब उस समय लगभग 8:30 बज रहे थे, मैं जस्ट क्लास खत्म करके जा ही रहा था, ठीक है। तो एकदम से क्या हुआ, फोन आया, तो मैंने जैसे ही पिक किया तो बोलता है कि सर आपका एक फैन है, बात करना चाहता है। मैंने कहा हाँ भाई। तो उसने कहा सर आप आरवाई सर ही बोल रहे हो? मैंने कहा बोल तो वही रहा हूँ। अरे सर आप
लग नहीं रहा, वही बोल रहे हो। मैंने कहा फोन काट फिर। तो अब भाई, अब उसके लिए तो लाइफ टाइम अचीवमेंट बन गया। थोड़ी देर हमारी बातचीत वगैरह हुई, तो फिर उसके बाद उसने पता है क्या बोला कि सर ये आपका स्टूडेंट है ना, अभी हमारा दोस्त है, अभी हमारा क्या है, दोस्त है। अब थ्रू आउट द कॉलेज इसे कभी भी कोई भी समस्या आएगी ना, तो अपन लोग सब रहेगा तैयार। तो मैंने कहा देख रहे हो भाई का जलवा, देख रहे हो तुम, मतलब कहाँ तक फैला हुआ है। चलो भाई आगे बढ़ते, कम रहे। हाँ, कम बैक, कम बैक। क्या मैथ्स की क्लास नहीं है आज? नहीं है? अब ये बहुत नशे में है यार। पता है क्या कहता है कि मैथ्स की क्लास नहीं है। मैंने पूछा है तो वो कह रहे हैं या तो होगी या नहीं होगी यार। हाँ, बात ये चल रही थी। हाँ हाँ, मैं ये बता रहा था आप लोगों के टेस्ट स्टार्ट हो गए। तो वही पुराना वाला जो प्लान था ना, पुराना वाला प्लान तो होगा ना आप लोगों के पास, तो वो प्लान अब फॉलो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों को असाइनमेंट्स मिले हैं क्या? अच्छा, मिल गए। बताया बताया नहीं तुम लोगों ने। बढ़िया, अच्छा कंटेंट मिल गया अपन को। हर चीज पे जोक नहीं आ रहा है ना, थोड़ा सा वीक है। देखना, एरियल वेलोसिटी का मतलब क्या है मैं वो बताने जा रहा हूँ। मान लीजिए पहले एक पार्टिकल यहाँ पे था, टी समय बाद वो यहाँ पहुंच गया। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। तो एरिया स्वेप्ट का मतलब है जहां पे सन है वहां पे रखो अपना झाड़ू और यहां से करो सफाई। क्या करो? सफाई। और ये ए से पहुंचा बी, तो इस दौरान उसने इतनी कर दी सफाई। ये है एरिया स्वेप आउट। रेडियस वेक्टर, कौन सा रेडियस वेक्टर? दैट इज विद रेस्पेक्ट टू द सन। विद रेस्पेक्ट टू द सन जो रेडियस वेक्टर है, उसने कितना एरिया स्वेप आउट किया। स्वेप आउट मतलब क्लीन किया। जब वो यहां से घूमते हुए यहां पहुंचेगा तो इतना एरिया स्वेप आउट करेगा। मान लो ये A1 है, कितना है? A1। अब मान लो मैंने यहां पर एक पॉइंट लिया C और यहां पे एक पॉइंट लिया D, और मान लो यहां से C से D तक पहुंचा, उसमें जो एरिया स्वेप आउट किया वो ये है। ठीक, अगर आपको ये बोला गया कि A से B पहुंचने में उसे जो समय लगा वो अगर T है, और C से D पहुंचने में भी उसे समय T लगा, क्या लगा? T लगा, तो गारंटी है इस बात की कि अगर ये वाला एरिया A1 है, क्या है? A1, और ये वाला एरिया A2 है, तो dA by dt कांस्टेंट है। dA by dt को अगर इसकी परिभाषा को देखो तो इसका मतलब ये होता है कि हर एक सेकेंड में कितनी सफाई करी है किसने? पोजीशन वेक्टर। याद रखना उस पोजीशन वेक्टर का हेड, सॉरी टेल, हमेशा सन पे होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? सन। तो dA by dt का मतलब है एक सेकंड में कितना एरिया उसने कवर किया, और ये कांस्टेंट है क्योंकि ये L/2 है। तुमने अभी बोला L कांस्टेंट है, L क्या है? कांस्टेंट। तो हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो एरिया स्वैप आउट करेगा वो हर बार क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब यहां पर अगर ये A1 है और ये A2 है, और यहां से यहां जाने का वक्त और यहां से यहां आने का वक्त, अगर ये दोनों टाइम सेम है, दोनों टाइम क्या है? सेम, तो मैं यहां पर ये कहूंगा कि A1 और A2 दोनों की वैल्यूज क्या होंगी? सेम। नहीं आया समझ? अब एक बात बताओ, एक इलिप्स का एरिया कितने लोगों को पता है? याद है? तो मैं यहां पर अब आप ये कह सकते हैं कि dA by dt की वैल्यू को इस तरीके से लिखा जा सकता है, पाई ए बी, ये इलिप्स का एरिया हो गया। पाई ए बी इज अ टोटल एरिया ऑफ इलिप्स, और पूरा एरिया कवर करने के लिए वो जितना घूमेगा दैट इज टाइम पीरियड।
वो क्या होगा, टाइम पीरियड होगा। तो पाई ए बी डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड, ये बराबर लिखा जा सकता है किसके, L बाय 2m। किसके बराबर लिखा जा सकता है, L बाय 2m के। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक स्टेटमेंट लिखिएगा, aerial velocity of a planet, aerial velocity of a planet around the sun remains constant. Aerial velocity of a planet around the sun remains constant. And this law is based on the energy conservation principle. And this law is based on the energy conservation principle. बस ठीक है, आज के लिए काफी है। होमवर्क लिखिए, ईएलपी दीजिएगा जरा। वो एक ईएलपी थी ना जिसमें 5 सवाल डिस्कस हुए थे, 5 बचे थे, दिखाओ जरा एक बार मुझे। ईएलपी नंबर 46 के 5 सवाल कंडक्टर के थे जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसके बचे हुए रिमेनिंग 5 क्वेश्चन निपटा दो। ठीक, हाँ भाई, 5 क्वेश्चन ईएलपी के, और ये OE1 और जेई मेंस 15 सवाल होंगे लगभग, हो जाएगा कंप्लीट। ग्रेविटेशन, ठीक है, थैंक यू सो मच।